सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं प्रभु कुमावत पीएल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज से अपन रीट एग्जाम 2022 के लिए भौतिक विज्ञान पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे कक्षा 5 से लगाकर 12 तक की जो आरबीएसई और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकें हैं। इनका कंप्लीट मैटर मैं आपको पढ़ूंगा इस चैनल के माध्यम से रीट एग्जाम के लिए। तो अगर आप रीट एग्जाम की साइंस विषय से तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे बेस्ट मैटर देखने को मिलेगा राजस्थान में, क्योंकि अपना जो मैटर है वो आरबीएसई और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित एकदम ऑथेंटिक मैटर है, जिससे आपको परीक्षा के अंदर सीधे के सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान के टॉपिक को। आज का अपना टॉपिक रहेगा बल के बारे में, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि बल की क्या परिभाषा होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, क्या इसकी यूनिट्स होती है, क्या क्या इसकी विशेषता होती है, यानी बल के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। देखिए, ये एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है कि सामान्यतः किसी वस्तु को अभिकर्षित करना या फिर कह सकते हैं कि अपकर्षित करना ही बल है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु को अभिकर्षित करने का मतलब होता है किसी वस्तु को खींचना, और अपकर्षित करने का मतलब होता है किसी वस्तु को धक्का देना, यानी पुल या पुश करना। क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो यानी किसी वस्तु को अपन पुल करते हैं या पुश करते हैं, वही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इस पर इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से बल के बारे में सत्य कथन है। पहला स्टेटमेंट दे देगा कि किसी वस्तु को अभिकर्षित करना, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि किसी वस्तु को अपकर्षित करना, तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कि किसी वस्तु को अभिकर्षित या अपकर्षित करना, और चौथा स्टेटमेंट दे देगा कि इसमें से कोई नहीं। तो आपको सी वाला ऑप्शन सही करना है, किसी वस्तु को अभिकर्षित या अपकर्षित करना। तो इस प्रकार ये सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये इन जो ये टर्म्स है, ये अपकर्षित अभिकर्षित, इन पर प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। तो ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, बल की एक साइंटिफिक परिभाषा इस प्रकार अपन दे सकते हैं कि बल वह भौतिक राशि है जो स्थिर वस्तु की तो आकार स्थिति और गतिशील वस्तु की गति और दिशा में परिवर्तन करती है या परिवर्तन करने का प्रयास करती है। ठीक है। जब किसी वस्तु पर बल लगता है तो वो क्या कर सकती है कि वस्तुओं की भौतिक राशियों में परिवर्तन भी कर सकती है और परिवर्तन करने का प्रयास भी कर सकती है। हमेशा ये जरूरी नहीं कि किसी वस्तु पर बल लगे और उसकी भौतिक राशियों में परिवर्तन हो ही हो, वो परिवर्तन करने का प्रयास भी कर सकती है। तो अब देखिए, इस परिभाषा को समझिए। देखिए, जब अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लीजिए कि स्थिर वस्तु पर बल लगा रहे हैं, तो स्थिर वस्तु की या तो आकार बदल सकता है या उसकी स्थिति बदल सकती है। कैसे? कि जैसे देखिए, अपन गुब्बारे पर बल लगाते हैं तो गुब्बारे का आकार बदल जाता है, लेकिन अपन पत्थर पर बल लगाते हैं तो पत्थर का आकार में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन फिर भी बल तो लगा रहे हैं ना। तो इस प्रकार बल जो है या तो आकार को बदल भी सकता है और बदलने का प्रयास भी कर सकता है। इसी प्रकार स्थिति, जैसे कोई मान लीजिए कि स्थिर वस्तु है, उस पर अपन बल लगाते हैं तो वह वस्तु गतिशील हो जाएगी। और लेकिन कोई बड़ा पत्थर है, उस पर अपन बल लगाएंगे तो वो वस्तु गतिशील थोड़ी ना होगी, लेकिन अपन बल का प्रयास तो कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो बल गतिशील भी कर सकता है किसी वस्तु को और गतिशील करने का प्रयास भी कर सकता है। तो इस प्रकार ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको ध्यान में आ गए होंगे कि स्थिर वस्तु की आकार स्थिति में परिवर्तन कर सकता है बल, या परिवर्तन करने का प्रयास भी कर सकता है। इसी प्रकार देखिए, गतिशील जो वस्तु होती है उसकी गति और दिशा में क्या करता है? परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मान लीजिए कि कोई वस्तु किसी वेग से गतिशील है, उस पर अपन बल लगाते हैं तो उसकी गति या तो बढ़ जाएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अपन बल लगाएंगे तो उसकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस प्रकार बल क्या करता है? गति में भी परिवर्तन कर सकता है। इसी प्रकार दिशा को भी क्या कर सकता है? बल बदल सकता है। तो ये परिभाषा भी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अपन बल के सूत्र के बारे में पढ़ते हैं और इसकी क्या क्या यूनिट्स होती है इसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। देखिए, बल का फॉर्मूला होता है वस्तु का द्रव्यमान और उसका जो त्वरण होता है उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी कि बल जो है एक सदिश राशि है। क्या ऐसी राशि है? बल एक सदिश राशि है। अब देखिए, इसकी यूनिट के बारे में समझते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये यूनिट आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। कैसे? कि देखिए, जैसे ये द्रव्यमान और ये है त्वरण, तो एमकेएस पद्धति के अंदर द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है, और त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इस संपूर्ण इकाई को कहते हैं न्यूटन। तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है? बल की मात्रा की इकाई क्या होती है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको कहते हैं न्यूटन। तो एक न्यूटन किसे कहते हैं? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इसको कहते हैं। अब देखिए, सीजीएस पद्धति में बल की क्या इकाई होती है? कि देखिए, सीजीएस पद्धति में किलोग्राम को लिखा जाता है ग्राम में और मीटर को लिखा जाता है सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार इस इकाई से ये इकाई बन गई कि ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो कहते हैं, यह होती है सीजीएस पद्धति के अंदर इसकी इकाई, और इस इकाई को कहते हैं डाइन। तो डाइन किसे कहते हैं? ग्राम इंटू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को कहते हैं डाइन। तो ये सीजीएस पद्धति के अंदर बल की इकाई है। इसी प्रकार एफपीएस, फुट पाउंड सेकंड, इस
पद्धति के अंदर जो है बल की इकाई होती है वो पीए होती है और उसको कहते हैं पाउंडल। तो ये तीनों के तीनों इकाई आपको याद में रखनी है, क्योंकि आपकी जो रीट एग्जाम में इसी प्रकार के बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर ये इकाई आपको याद होगी तो ये इनके बारे में आपको नॉलेज आ जाएगा कि क्या किसे न्यूटन कहते हैं, किसे डायन कहते हैं। और इस प्रकार एपीपीएस पद्धति के अंदर जो इसका जो मात्रक होता है वो पाउंडल भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये फॉर्मूला और ये इकाई आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं बल की विशेषताओं के बारे में। देखिए, बल की सबसे पहली विशेषता यह है कि बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में के मध्य अन्योन्य क्रिया या अंतःक्रिया होना आवश्यक होता है। देखिए, अपन दो वस्तुओं के बीच में जब बल लगाते हैं तो जब तक उनके बीच में अन्योन्य क्रिया नहीं होगी तब अपन बल नहीं लगा सकते। यानी बल लगाने के लिए दो वस्तुओं के बीच में अन्योन्य क्रिया या अंतःक्रिया का होना जरूरी होता है। अकेली वस्तु कभी न तो बल लगा सकती है, न ही बल अनुभव करती है। उनके बीच में जब तक अन्योन्य क्रिया नहीं होगी तब वस्तुओं के बीच में बल नहीं लगेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, ये आपको याद हो गई होगी। अब देखिए अगली विशेषता देखिए कि बल के कारण वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। जब अपन किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें ये तो त्वरण उत्पन्न होता है या उसमें मंदन उत्पन्न होता है। अब देखिए एक एक को समझिए कि त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है। देखिए पहला पढ़ते हैं त्वरण के बारे में कि समय के साथ वस्तु के वेग का परिवर्तित होना या तो कम हो जाना या बढ़ जाना क्या है, कहलाता है त्वरण कहलाता है। यानी समय के साथ वस्तु के वेग का परिवर्तित होना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और त्वरण का जो अगर इसको मैथमेटिकली रूप में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय, यानी समय के साथ वस्तु के वेग का परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और इसको और डिटेल में देखें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि वस्तु का जो अंतिम वेग होता है माइनस उसका प्रारंभिक वेग होता है बटा वस्तु का जो अंतिम समय होता है माइनस उसका जो प्रारंभिक समय होता है, ये कहलाता है त्वरण का फॉर्मूला डिटेल में। और इस पर जो है न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हालांकि रीट एग्जाम में इतने बड़े फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आपको यह फॉर्मूला तो याद रखना ही है। तो ये होता है त्वरण का एक फॉर्मूला। अब देखिए इसकी यूनिट के बारे में देखते हैं कि त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय होता है। और वेग की क्या यूनिट होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। और इस प्रकार समय की क्या यूनिट होती है, वो सेकंड होती है। तो इन दोनों को अगर मिलाकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस प्रकार त्वरण की कैसी यूनिट होती है कि देखिए त्वरण का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है वो वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगने वाला समय होता है। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। और इसका जो इकाई होती है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और त्वरण एक सदिश राशि होती है। अब देखिए आपको त्वरण के बारे में कुछ 3 पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, वो मैं देखिए समझा रहा हूँ। देखिए त्वरण जो होता है वो धनात्मक हो सकता है, त्वरण जो होता है वो ऋणात्मक हो सकता है, और त्वरण जो होता है वो शून्य हो सकता है। ये तीनों के बारे में आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं, और ऐसे स्टेटमेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं रेट में। देखिए त्वरण का मान, किसी वस्तु का त्वरण धनात्मक कब होगा। देखिए जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो वेग होता है वो, वस्तु का जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। और ऋणात्मक कब होगा, जब वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यानी वेग घटने पर जो है ऋणात्मक त्वरण आता है। और यदि मान लीजिए कि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, यानी एक समान वेग से जब कोई वस्तु गति कर रही होती, ऐसी स्थिति में वस्तु का जो त्वरण होता है वो कैसा होता है, शून्य होता है। ये तीनों की तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी कि समय के साथ जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो वेग त्वरण होगा वो धनात्मक होगा। और जब वस्तु का वेग जो है लगातार गिरता है समय के साथ तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो त्वरण होगा वह ऋणात्मक होगा। और जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील होती है तो ऐसी स्थिति में वस्तु का जो त्वरण होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। अब देखिए एक स्टेटमेंट और ध्यान में रखना है कि मंदन क्या होता है, कि समय के साथ वस्तु का वेग कम होना क्या कहलाता है, मंदन कहलाता है। और जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा है कि ऋणात्मक त्वरण में क्या होता है कि वस्तु का वेग लगातार गिरता है समय के साथ। तो ऐसे यानी ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। तो इस प्रकार ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि त्वरण क्या होता है और मंदन क्या होता है। कि समय के साथ वस्तु के वेग का घटना बढ़ना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। और यानी समय के साथ वस्तु का जो इस प्रकार कह सकते हैं कि ये मंदन जो है वो त्वरण का ही एक भाग है। यानी ऋणात्मक जो त्वरण होता है उसी को कहते हैं मंदन कहते हैं, समय के साथ वस्तु के वेग का कम होना, ये कहलाता है। और ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो इस प्रकार ये चाहे सारा ये विशेषता भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बलों के प्रकार। देखिए बल दो प्रकार के होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान से समझना। देखिए बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। अब देखिए संतुलित बल के बारे में समझिए कि देखिए जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे और उस पर परिणामी बल का मान शून्य होता है,
यानी वे बल जो है एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं एक दूसरे को, तो ऐसी स्थिति में वस्तु पर परिणामी बल का मान शून्य होगा, जिसके कारण वस्तु गति नहीं करती। तो सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह है कि संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु गति नहीं करती है, क्योंकि संतुलित बलों के कारण जो है वे बल एक दूसरे को निरस्त कर लेते हैं या संतुलित कर लेते हैं, जिसके कारण परिणामी बल का मान शून्य होता है। इसी कारण संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु में गति नहीं होती। तो गति किसके कारण होती है? गति होती है असंतुलित बलों के कारण होती है। क्योंकि असंतुलित बलों में क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे और वो एक दूसरे को संतुलित नहीं करते हैं, तो परिणामी बल की दिशा में क्या होता है? वस्तु गति करती है। तो ऐसी स्थिति में परिणाम असंतुलित बलों के कारण क्या होती है? गति होती है वस्तु में। और किस दिशा में होती है? परिणामी बल की दिशा में होती है। अब देखिए, इनको मैंने समझाया कैसे, इसको अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने कंपेरिजन के माध्यम से समझाया। देखिए, संतुलित बल, जैसे ये एक वस्तु है, इस पर इस साइड से 10 न्यूटन बल लग रहा है, वापस इसकी अपोजिट साइड से भी यहाँ पर 10 न्यूटन बल लग रहा है। तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर दिया? निरस्त कर दिया इन दोनों बलों ने। इस कारण ये वस्तु क्या रह जाती है? स्थिर ही रह जाती है, क्योंकि इसमें परिणामी बल का मान क्या होता है? शून्य होता है। ऐसे स्थिति में वस्तु गति नहीं करती। तो संतुलित बलों के प्रभाव में वस्तु गति क्यों नहीं करती है? क्योंकि परिणामी बल का मान शून्य होता है। अब देखिए, असंतुलित बलों में क्या होता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, इस साइड से तो देखिए 10 न्यूटन बल लग रहा है और इस साइड से देखिए 5 न्यूटन बल लग रहा है, जिसके कारण जो परिणामी बल जो होगा वो इस दिशा में होगा। कितना होगा? वो 5 न्यूटन होगा। क्योंकि देखिए 5 न्यूटन तो इधर से निरस्त हो गया, केवल 5 न्यूटन ही बचा है ना, क्योंकि 5 न्यूटन इधर से इधर निरस्त हो गया, तो 5 न्यूटन परिणामी बल का मान बचा है यहाँ पर। और इस 5 न्यूटन बल की जो परिणामी दिशा होगी वो कौन सी होगी? देखिए, 5 न्यूटन बल की जो दिशा होगी वो यह होगी। इसी कारण जो वस्तु, ये वस्तु जो है वो इस दिशा में क्या करेगी? गति करेगी। तो परिणामी बल के कारण क्या होती है? गति होती है। और किस दिशा में होती है? परिणामी बल की दिशा में गति होती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये आपको याद रख हो गए होंगे। देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ कि संतुलित बलों के कारण क्या होता है कि बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं, जिसके कारण परिणामी बल का मान शून्य होता है। इस कारण वस्तु में क्या नहीं होती है? गति नहीं होती है। और असंतुलित बलों में क्या होता है कि वस्तु में जो बल होते हैं वे एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते, जिसके कारण परिणामी बल होता है। और परिणामी बल की दिशा में क्या करती है? वस्तु गति करती है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं कि देखिए, बल की जो प्रबलता होती है उसके परिमाण के समानुपाती होती है। यानी बल की प्रबलता उसके परिमाण पर निर्भर करती है। यानी जितना ज़्यादा परिमाण होगा उतना ही ज़्यादा प्रबल बल होगा। जैसे देखिए, एक 10 न्यूटन का बल है, एक 20 न्यूटन का बल है और एक 50 न्यूटन का बल है। तो इनमें सबसे प्रबल कौन होगा? ये सबसे प्रबल बल होगा। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण सबसे ज़्यादा है। और यह सबसे दुर्बल बल होगा। क्यों? क्योंकि इसका परिमाण सबसे कम है। तो इस प्रकार जो है बल की प्रबलता होती है उसके परिमाण के समानुपाती होती है। परिमाण बढ़ने पर उसकी प्रबलता भी बढ़ती है और परिमाण घटने पर उसकी प्रबलता भी कम होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपको कुछ 3 डेटा याद रखने हैं। ये आपके रीट एग्जाम में बार-बार 2-3 बार तो पूछ ही लिए गए कि 1 न्यूटन जो होता है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। क्या होता है? 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। और इसको निकाल भी सकते हो कि न्यूटन की इकाई क्या होती है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। और डाइन की इकाई क्या होती है? डाइन को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। अब देखिए, इस चीज़ को इस चीज़ में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? देखिए, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 10 की पावर 3 से गुणा करना पड़ता है। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 की पावर 2 से 100 से गुणा करना पड़ता है, जिसको 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। और इन दोनों को गुणा करते तो 10 की पावर 5 आता है। देखिए, तो इस प्रकार जो है न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए अपन को 10 की पावर 5 से गुणा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार जो है ये एक डेटा आता है कि 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। इसी प्रकार 1 किलोग्राम जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, जिसको मैंने नीचे समझाया। अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद। और 1 पाउंडल जो होता है वो 13,825.7 डाइन के बराबर होता है। तो ये तीनों के तीनों डेटा आपको याद रखने हैं, या इसको अपन निकाल भी सकते हैं, लेकिन निकालने का टाइम इतना नहीं बचता है अपने पास परीक्षा में, जिसके कारण आपको याद रखोगे तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब देखिए, भार बल क्या होता है? भार बल समझिए, भार के बारे में समझिए। वस्तु का भार, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कि वस्तु के भार द्वारा सतह पर लगाया गया जो बल होता है वो क्या कहलाता है? भार बल कहलाता है। यानी जिसको वेट के नाम से भी जानते हैं, जिसका मान होता है W बराबर mg। यानी वस्तु का द्रव्यमान और उस पर कितना गुरुत्वीय त्वरण त्वरण लग रहा है उसका जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है? भार कहलाता है। और इस भार की जो इकाई होती है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है, जो कि बल की भी यही इकाई होती है। और इसको कहते हैं 1 न्यूटन। इस प्रकार भार भी क्या है? एक सदिश राशि है और ये भी एक प्रकार का बल है। तो भार भी क्या है? एक प्रकार का बल है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भार भी एक बल होता है, जिसकी इकाई भी न्यूटन होती है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जिसको इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये भी एक सदिश राशि होती है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया था रीट एग्जाम के अंदर कि 1 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है। तो भार का फॉर्मूला होता है, देखिए W बराबर mg होता है। और कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम दे रखा है, तो द्रव्यमान अपन को कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम मैंने यहाँ पर लिख दिया। और गुरुत्वीय त्वरण का मान सभी के लिए कांस्टेंट होता है, कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये भी यहाँ पर लिख दिया इस फॉर्मूले के द्वारा कि द्रव्यमान का मान 1 किलोग्राम हो गया और गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। और इन दोनों को जब अपन गुणा करते हैं तो 9.8 तो आगे आ जाता है और ये इकाई चली जाती है पीछे की तरफ, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये इकाई होती है न्यूटन की। तो 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं कि इसको याद रख सकते हैं इसको कि 1 किलोग्राम भार जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो अभी यहीं तक पढ़ते हैं, कल अपन पढ़ेंगे कि बलों के प्रकार के बारे में, जिसमें अपन इन बलों के बारे में पढ़ेंगे कि बलों के कितने प्रकार होते हैं। एक तो संपर्क बल होता है जिसको स्पर्श बल के नाम से भी जानते हैं, एक होता है असंपर्क बल जिसको दूरी पर कार्यरत बल या मीटर की दूरी पर कार्यरत बल के नाम से भी जानते हैं। जिसमें अपन संपर्क बलों के बारे में पढ़ेंगे पेशी बल और घर्षण बल, और असंपर्क बलों में बारे में पढ़ेंगे इन चार बलों के बारे में, स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्व बल और नाभिकीय बल। तो आज यहीं पर पढ़ते हैं, यहीं तक पढ़ते हैं, कल अपन इससे आगे करेंगे वीडियो को। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।